नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। जंतर मंतर पर इन दिनों माहौल गर्म है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन में धरना प्रदर्शन भी दिया जा रहा है। वहीं और कुछ पार्टियां हैं जो उनके समर्थन में वहां पर उतरी हुई हैं। संशोधन विधेयक के खिलाफ सोमवार को यानी कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया। AIMPLB ने इस बिल को वापस लेने की मांग की है, तो वहीं केंद्र सरकार के नेताओं ने साफ कर दिया है कि ये देश कानून के हिसाब से चलेगा। बता दें कि फिलहाल जो माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा बजट सत्र के दूसरे भाग में वक्फ विधेयक संसद में पेश कर सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आजमी ने यह कहा कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, हमने हमेशा के लिए कुर्बानी दी है। अगर इस बिल को अभी वापस नहीं लिया जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में पूरे देश के मुसलमान हर वह कुर्बानी देने को तैयार है जो देश उससे मांगेगा। यानी कि जंतर मंतर से साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो देश का मुसलमान हर कुर्बानी देने को तैयार है। क्योंकि अभी ये जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, TMC और कई पार्टियां समर्थन में आ भी गई हैं और वो भी फिलहाल बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि अगर देश में जो भी चलेगा वो संविधान के हिसाब से चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। तो फिलहाल क्या कुछ कहा गया है इस बिल को लेकर और जो आज धरना प्रदर्शन में शामिल हुए उन नेताओं ने क्या कुछ कहा, एक बार सुना दीजिए। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। जो बीजेपी पार्टी है और इनकी जो ओरिजिनल संस्था RSS है, ये इस मुल्क में कभी भी शांति का माहौल नहीं होने देते हैं। ये इनका मूल मकसद है। ये इस तरह के कभी किसी मंदिर का, कभी किसी मस्जिद का, कभी वक्फ का, इनको ऐसा न ऐसा मुद्दा करता रहना है जिससे इनकी वोट जो है, जो हिंदू कंसोलिडेशन जो इनका मेन प्रिंसिपल है, उस पर चलता रहे। तो इसलिए ये तो हटेंगे नहीं कि जिन लोगों के हित के लिए बता के सरकार कानून बना रही है वही लोग उस कानून से संतुष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कोई भी कानून देश में बनता है तो हितकारी लोगों को विश्वास और भरोसे में लेने के बाद ही बनता है। वक्फ में बहुत मीटिंगें हुई, बहुत सारे डेलीगेशन मिले, बहुत से रिप्रेजेंटेशंस गए और मैं समझता हूं सभी ने इस बिल का विरोध किया है। जो एग्जिस्टिंग बिल है, पुराना बिल जो जिसपे आज भी चल रहा है, उस बिल से लोग संतुष्ट थे, उस कानून से लोग संतुष्ट थे, उसमें संशोधन की गुंजाइश और जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि सरकार को आप देख रहे हो, रक्षा की जमीनों का क्या किया, रेल की जमीनों का क्या किया और कई मंत्रालयों की जमीनें को किस तरीके से औने पौने दाम पर लोगों को दी गई। इसी तरह से बीजेपी सरकार के लोग वक्फ बिल में अमेंडमेंट करके, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की दखलंदाजी करके, अपनी सत्ता का उपयोग करके वक्फी जमीनों को पर से जो असली उसके हकदार हैं, जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके हितों के लिए लोगों ने वक्फ में जमीन दान की है, डोनेट की है, वक्फ की है, उस जमीनों पर बीजेपी की निगाह है इस कानून को संशोधित करके उन जमीनों को हथियाने की। Been very clear that Congress Party has on the Waqf bill issue, Congress Party is very clear that we oppose that bill. But many organizations can have many kind of protest. But for us in the Parliament, we are united with the India Alliance partners, our colleagues. We are working on with them in the floor of the Parliament in JPC. When it was bulldozed also, we had all worked together. We will deal with that in Parliament. ये सरकार को समझने की जरूरत है। बहुत विरोध है, आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? देखिए, वक्फ बिल को लेकर के बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी आशंकाएं हमारे जहन में भी हैं और जेपीसी ने
उसमें एक तरह से बहुत ही संकीर्ण दायरे में पूरा विमर्श रखा है। ये आधारविहीन लोग हैं, इनको न जनता का समर्थन है न मुस्लिम वर्ग का समर्थन है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमादा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। और ये जो तथाकथित उस पर काबिज लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको वक्फ बोर्ड जरूर नहीं पसंद आएगा, लेकिन आम जो मुस्लिम गरीब है उसके लिए ये वरदान साबित होगा। ये मैंने देखा है दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन का जो विषय आया है वह इस देश के गरीब मुसलमानों के हित में है। उसके लिए जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है, उसमें विचार विमर्श हो चुका है और उसके विरोध में प्रदर्शन और उसके समर्थन में कांग्रेस सहित, समाजवादी पार्टी सहित, एनसीपी सहित, तृणमूल कांग्रेस सहित सारे जितने भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं उनके समर्थन में खड़े हुए। तो इससे उनका मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का असली चेहरा उजागर हो गया। जिनकी संख्या 80% से अधिक है वो मुसलमानों में गरीब है। अगर उनके हित में कोई वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल आ रहा है उसके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है तो यह वैसा ही विरोध है जैसे ट्रिपल तलाक के कारण से मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार होते थे और 3 बार तलाक कह करके उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम होता था। तो यह भी बहुत अच्छा प्रयास है और मैं तो इस प्रयास का स्वागत करता हूं और इस विरोध का कोई औचित्य नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं उनको निराशा होगी और जो दल उनका समर्थन कर रहे हैं, जो नेता उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको भी समझ में आएगा कि यह देश अब जाग चुका है। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभूषण जी जुड़ चुके हैं, वहीं कांग्रेस से शशांक रंजन जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशांक जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जो आपके बड़े नेता थे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वो खुद समर्थन करने तो नहीं पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के जो कई सांसद थे वो जरूर जंतर मंतर पहुंच गए और साफ तौर पर उन्होंने कह भी दिया कि भाई अगर जनता नहीं चाहती ठीक है तो इस बिल को न लाया जाए। कई तरीके के आरोप वो बीजेपी पर लगा भी रहे हैं। तो आखिर क्यों, क्या वजह है? देखिए, यह जो विधेयक लाकर संशोधन करने की बात की जा रही है, यह जो है अगर विपक्ष को स्वीकार्य नहीं है तो सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए और जिस समाज से यह बिल संबंधित है उस समाज के साथ मिल बैठकर चर्चा करते हुए राय मशवरा करने की आवश्यकता है, आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। यह देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी वर्गों का साथ आवश्यक होता है और जो राष्ट्र हित में हो, समाज हित में हो, वह काम अगर सरकार की ओर से होती है तो इसका किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये कानून के दायरे में ना आए? तो सरकार इस पर पहल करते हुए पहले उस समुदाय और विपक्ष के साथ बात करें। सरकार बहुमत में है, सरकार चाहे तो बिल लाकर बदलाव ला सकती है, इसमें विपक्ष कुछ नहीं कर सकती है। अगर सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो यह बिल लाकर इसमें संशोधन हो जाएगा। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत भूमि पर ऐसी पहल होनी चाहिए कि समाज और विपक्ष दोनों की ही राय ली जानी चाहिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या ये जो बोर्ड है ये कानून के दायरे में नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। इस देश में सभी को कानून के दायरे में आना चाहिए, चाहे कोई भी हो, मैं रहूं, आप रहें या कोई भी रहे, सभी को कानून के दायरे में ही होना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी चीज कानून के दायरे में होता है तो समाज में समरसता फैलती है। हाँ, तो सरकार वही तो कर रही है। देखिए, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है यह चर्चा का विषय है। इसमें सभी प्रकार के लोगों के साथ मिल बैठकर इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। ठीक है चंद्रभूषण जी, अब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड लोग के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि या तो ये बिल वापस लें वरना देश का मुसलमान हर कुर्बानी देने को तैयार है। देखिए, ये कुर्बानी देनी है तो शिक्षा की दे, जो गरीब है उनकी गरीबी दूर करने की कुर्बानी के लिए काम करें,
लोगों को शिक्षित करें। ये कुर्बानी जो शब्द है, ये तो इन लोगों को कुर्बानी देने की आदत सी हो गई। लेकिन जो सरकार द्वारा पहल की गई है, वो आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमंदा मुसलमान, जिसको अभी तक इन राजनीति के ठेकेदारों द्वारा केवल उनके वोट बैंक का सहारा लेकर काम किया गया, उनके लिए कोई काम नहीं किया गया। ये सरकार नए युग में, परिवर्तन के दौर में इस तरह का प्रयास कर रही है, तो सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्होंने इस समाज के बारे में सोचा, उसकी गरीबी के बारे में सोचा, उसकी शिक्षा के बारे में सोचा, उस बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में सोचा। यदि इस तरह की चीजें बाहर निकल कर आएंगी और ये देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुरूप जो संस्थाएं हैं उनके अनुसार चलता है, तो इस बोर्ड को भी उन कानून के दायरे में लाना होगा और कानून के अनुसार ये अपनी कार्य प्रणाली और मैनेजमेंट को चलाएगा, तभी ये देश के कानून के अंदर आएगा। तो ये सरकार द्वारा जो लाया गया अमेंडमेंट बिल है, ये सार्थक बिल है, ये देश के हित के लिए है और मुस्लिम समाज के हित के लिए। और यहाँ पर चंद्रभूषण जी एक सवाल और उठता है, क्योंकि जब भी सरकार कुछ भी नया करने की कोशिश करती है तो विपक्ष भी और जो अन्य लोग हैं वो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। देखिए विपक्ष के पास वोट बैंक के अलावा वो केवल अपने वोट बैंक की तरफ देख रहे हैं, वो तरक्की की तरफ नहीं देख रहे हैं। उनको पता है मोदी जी द्वारा मुस्लिम समाज के लिए जो काम किए गए, उनको घर देने की हो, उनको सिलेंडर देने की हो, उनकी शिक्षा की हो, उनको विदेश में पढ़ाने की हो, रोजगार देने की हो, जारदोजी, कितने तरह के व्यवसाय में उनकी मदद की गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में। यदि कल ये जो बिल लाया जा रहा है, ये लाभ तो मुस्लिम समाज के लोगों को ही देगा, उनके गरीब लोगों को देगा, उनकी हिस्सेदारी बढ़ाएगा। जो आज कुछ तथाकथित लोग इन वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं, मुतवल्ली बनकर बैठे हुए हैं, वहाँ की संपत्तियों पर वो लोग काबिज हैं, उन चीजों से छुटकारा मिलेगा। और जो समाज के गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके बीच का जो ये दूरी, गरीबी और अमीरी की जो दूरी है, ये कम होगी और उनको उनकी चीजों में हिस्सेदारी बढ़ेगी। इससे सरकार उनके हितों के लिए काम जो कर रही है उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमीर साबरी जी और हिंदू धर्मगुरु अशोकानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमीर साबरी जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जंतर मंतर पे आज धरना प्रदर्शन भी किया गया और कुछ जो राजनीतिक दल थे उन्होंने समर्थन भी दिया। आप कैसे देखते हैं और आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए? आपकी पहली प्रतिक्रिया। बहुत धन्यवाद भाई साहब जो आपने इस चर्चा में मुझे शामिल किया। दरअसल ये जो बिल अमेंडमेंट का मामला है, ये राजनीतिक स्टंट है। अभी जैसा कि हमारे भूषण जी बता रहे थे, देखिए आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। वैसे भी वक्फ बोर्ड अर्ध सरकारी संस्था है और इसमें सरकार का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि सरकार इससे बिल्कुल सरकार से परे है, सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन अर्ध सरकारी है, पूरी तरह सरकार का होल्ड नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वक्फ प्रॉपर्टियां जो मौजूदा हैं, तमाम राजनीतिक लोग इस पे कब्जे करे हुए हैं, एक दो नहीं है। आप उत्तर प्रदेश, पूरा देश छोड़िए, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, तो आप इधर से निकल जाइए, कानपुर से होते तो कानपुर, कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं, बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक लोग, चाहे वो सपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, जिसमें समाजवादी पार्टी द्वारा बहुत बड़ी तादाद में वक्फ प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया गया है और आज भी है। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र जरूर है, इसलिए कि वक्फ का मामला ऐसा है कि कोई भी हिंदू समाज से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। लेकिन चूंकि इसको राजनीतिक स्टेट है, देखिए 90 करोड़ और 40 करोड़ का मामला जहाँ तक है, तो 90 करोड़ आबादी को खुश करने के लिए, 40 करोड़ को चढ़ाने के लिए ये वक्फ बिल लाया जा रहा है। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। इसलिए देखिए सवाल जब ये पैदा होता है, जहाँ तक मुस्लिमों की शिक्षा की बात है, मुस्लिमों के विकास की बात है, तो 11 साल में अब तक
सरकारों ने नहीं सोचा कि मुस्लिमों की शिक्षा विकास कैसे होगा, और खाली वक्फ प्रॉपर्टियों में खाली शिक्षा विकास। पिछले 70 वर्षों से सरकारों ने नहीं सोचा। अमीर साबरी जी, आप सही कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग जो इन प्रॉपर्टियों पर बैठे हुए हैं, अमीर साबरी जी, ला रहे हैं, अमीर साबरी जी, उसमें उसका समर्थन करना चाहिए। ठीक है अमीर साबरी जी, चाहिए कि इनसे छुटकारा मिले, हाँ। बल्कि नया बिल अमेंडमेंट ला करके हाँ। ये मुस्लिमों को चढ़ाने की बात है। और हाँ। जहाँ तक ये बात है, हाँ। तो अभी आपके सामने एक नजीर पेश कर रहा हूँ, इसी लखनऊ की नजीर है। हाँ। हुसैनाबाद ट्रस्ट सरकार के हाथ में है। हाँ। इसमें डीएम अध्यक्ष होते हैं। आप बताइए, पूरा इमामबाड़ा, पूरी दरगाह सब क्षतिग्रस्त होती चली आ रही है। करोड़ों रुपए की सालाना आमदनी है, करोड़ों रुपए की, जबकि उसके तामीर के नाम पर, उसके मतलब उस निर्माण के नाम पर उसमें चवन्नी कहीं नहीं लगती है, और आमदनी करोड़ों रुपए है। तो कैसे ये मान लिया जाए कि जो वक्फ बिल आ रहा है ये सरकार के हाथों में जाकर के सुरक्षित रह पाएगा? मुझे लगता है कि ठीक है साबरी जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरे नंबर पर अगर किसी के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है तो वो वक्फ बोर्ड है। कहाँ से इतनी संपत्ति आ गई, उसका कुछ आप एक बार आइडिया देंगे? देखिए, अब वक्त, पहली बात तो ये समझिए, थोड़ा सा इसको भाई साहब समझना ये पड़ेगा कि वक्त है क्या। हाँ। सबसे बड़ा मसला ये है, वक्त कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। वक्त जो लोग बड़े लोग हुआ करते थे, जमींदार होते थे, उन्होंने मस्जिदों के नाम, दरगाहों के नाम, इमामबाड़ों के नाम अपनी प्रॉपर्टियां वक्फ करी हैं। ये निजी प्रॉपर्टियां थी जो वक्फ की गई है। वक्फ का मतलब ये है, और वक्फ का मतलब ये है कि इस मस्जिद का इमाम जिस तरीके से मंदिर का पुजारी होता है, कि मंदिर के पुजारी का खर्चा, मंदिर में चिराग बत्ती का खर्चा इस मकान से चलेगा, इस दुकान से चलेगा, तो ये वक्फ कर दी जाती थी। इसीलिए वैसे ही मंदिर के ट्रस्ट होते हैं, तमाम ट्रस्टों के पुजारियों के खर्चे, उसकी चिराग बत्ती के खर्चे उसी तरह से चलते हैं। जो दुकानें उसके अंदर होती हैं, जो मकान होते हैं, जो खेत होते हैं, जो बाग होते हैं, सेम एज इट इज वक्फ का भी मामला ये है। अब प्रॉपर्टियां जो दी गई हैं वो पूर्वजों ने हमारे दी हैं, ना कि उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। और अगर थोड़ा पहले चले आई तो नजूल भी वक्फ ही है, ये भी आप समझिए। लेकिन नजूल को अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी के साथ नजूल बना दिया, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी प्रॉपर्टियां छीन करके उनको नजूल बना दिया, कि उनको बिल्कुल बेघर कर दिया। तमाम लोग जिससे पाकिस्तान चले गए वो छीन लिए। तो कुल मिलाकर के ये अंग्रेजों की एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र के तहत जब देश आजाद हुआ तो मुसलमान बहुत थोड़ा सा इस देश में रह गया। जब थोड़ा सा देश में रह गया तो वो जो तमाम नजूल की जगह थी उस पर तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो वक्त था उसको बचाने की कोशिशें करी है। लेकिन साबरी जी, तमाम नेताओं ने उसमें जो कब्जे किए हैं, सरकार को चाहिए कि वो कब्जे चलाए। ठीक है, सरकार उसका काम करे। ये तो लेकिन साबरी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी नजूल विधेयक लेकर तो आ रहे थे, लेकिन उसको भी विधान परिषद में पहुंचा दिया। नहीं, विधेयक तो योगी जी का आपने स्वागत किया था। जो विधेयक उन्होंने अभी लेके आए थे शासनालय, मैंने उसका, उन्होंने 49 और 59 फसली की जो बात की है कि उसके तहत जो वक्त आएंगे वो माने जाएंगे, हमने उसका स्वागत किया था। और हम ही ने नहीं, मैं समझता हूँ हर दिशऊर आदमी ने, हर दानिश्वर आदमी ने इसका समर्थन किया होगा, इसका विरोध नहीं किया है। विरोध इस बात का है कि जो वक्त बिल नया लाया जा रहा है उसका विरोध है, और उसका विरोध भाई साहब जायज है। ठीक है, अपने हक की बात ठीक है। अशोकानंद महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी एक वक्फ बोर्ड की नई संपत्ति निकल कर आ जाती है। अभी महाकुंभ में मेला लगा तो वहां पर भी किसी ने बोल दिया कि ये जो 54 बीघे जमीन है ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप इस मुद्दे को लेके आए, समस्त टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और इस तरह के मुद्दे समाज में आते रहने चाहिए, और पैनल में सभी बैठे हुए लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो अभी आमिर साहब जी कह रहे थे, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई, लेकिन बहुत सारी चीजें इन्होंने छुपाई भी। जैसा इन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ तो मुसलमान बहुत कम थे, लेकिन देश आजाद के समय तो हिंदू मुस्लिमों ने दोनों ने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को भगाया। कि तो देश का बंटवारा हुआ तब मुसलमान कम हुए। मुसलमानों ने अपनी जगह स्वयं पाकिस्तान को चुना और किसी ने भगाया नहीं। जब यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति हुई तो जो वक्फ बोर्ड की बात है, अभी कानून पूरी तरह से आया नहीं है, केवल उस पर चर्चा चल रही है। उसके नियम कायदे सभी विपक्ष को लेकर के किए जा रहे हैं। और ऐसी जमीन मंदिरों के पास तो नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास जो आपने अभी बताया कि रेलवे और
फौज के बाद में जो तीसरे नंबर पे जमीन आती है वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो वक्फ बोर्ड के कानून के सुधार की जो प्रक्रिया सरकार कर रही है ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें अवैध कब्जे भी बहुत हो रहे हैं। लोगों की किसी की भी जमीन को वक्फ बोर्ड की बता करके कब्जा कर लिया जाता है। तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना अति आवश्यक है। अब इलाहाबाद जो गंगा यमुना की जो जमीन है जिसको तहजीब भी कहते हैं, ये कहते हैं कि वहाँ इलाहाबाद में भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो ये इस प्रकार के जो षड्यंत्र हैं, मैं आमिर साहब जी कहूंगा कि आप आंदोलन करिए, लव जिहाद के खिलाफ करिए, लैंड जिहाद के लिए खिलाफ आंदोलन करिए कि हम ये लोग ऐसा ना करें। जो मदरसों में पढ़ाई जाती है पढ़ाइयाँ उनके खिलाफ आंदोलन करिए। और संसार में सभी को रहना है। भारतवर्ष एक विविधताओं का देश है और भारतवर्ष में देखिए हमने आपको सुना, आप आराम से सुनिए, पहले बात को हमने आपको सुना। अब देखिए दो चीजें हैं, आप लड़ाई लड़िए जो आपके लोगों के द्वारा जिहाद किए जा रहे हैं, जिनको नहीं पढ़ाते उनको पढ़ाते नहीं है, उनको केवल जिहाद सिखाए जा रहे हैं। कोई लैंड जिहाद हो रहा है, कोई लव जिहाद हो रहा है। इस प्रकार के लोगों के लिए आप आंदोलन करिए और लोगों में शिक्षा की जागरूकता लाइए और लोगों को शिक्षित कीजिए ताकि संसार सही तरीके से चल सके। और सरकार सभी के लिए बराबर काम कर रही है। मैं कोई सरकार का कोई एजेंट नहीं हूँ, लेकिन जो कार्य होता है वो देखा जाता है परस्पर और समाज में। तो बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन जो सरकार कार्य कर रही है वो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए कार्य कर रही है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई द्वेष उनके अंदर नहीं है। केवल ये राजनीतिक चीजें हैं। अब देखिए संभल में किसी मंदिर को खोद के देखिए, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसी चीज मस्जिद की नहीं निकलती, लेकिन आप जिस मस्जिद को खोदेंगे, जहाँ एक बात है कि जहाँ खोदा वहीं खोदा, तो वहीं पर ऐसी चीजें निकलती हैं। तो ऐसा क्योंकि कब्जा किया गया है और वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वह भी बहुत ज्यादा कब्जाई हुई है। उसमें वक्फ बोर्ड का नाम लेकर के जो अत्याचार किए गए हिंदुओं पर किए गए या और अन्य लोगों पर किए गए। तो मेरा कहना यह है कि ये चीजें बंद करके आप ये आंदोलन पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए। और ये आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार को नियम तो बनाने पड़ेंगे। और सरकार जब नियम बनाएगी तो हर आदमी अपने हक में रह के अपने कानून के विषय में। अब कह रहे हैं कि संविधान हमें नमाज पढ़ने की हिफाजत देता है, हमें रोजे रखने की हिफाजत देता है। तो किसी की जमीन कब्जाने की, किसी की बहन बेटी की आबरू लूटने की, रोटियों में थूकने की और बहुत सारे जूस में पेशाब पिलाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। तो उन लोगों पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप उन लोगों पर भी बोलिए जो लोग इस तरह के कृत्य को करते हैं और लोगों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। तो आप उन्हें ये समझाइए कि आप जब सलीके से रहेंगे, आज भी ऐसे बहुत हिंदू मुस्लिम है जो मंदिर मस्जिद बराबर में और बहुत अच्छे से वो लोग रह रहे हैं, लेकिन कुछ जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं वो जिहाद करके बिल्कुल बनाना चाहते हैं और मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। ठीक है महाराज जी, लोगों पर आपको आमिर साबरी जी बोलना चाहिए। ठीक है साबरी जी, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? जो सरकार बदलाव चाहती है उसमें महिला और अन्य समुदाय के व्यक्ति को शामिल करना, ठीक है। दूसरा बोर्ड पर सरकार का, मैं बता देता हूं, दूसरा बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना, ठीक है। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ नियत में है। मैंने पहले कहा आप सरकारी संस्था है, सरकार के दायरे से बाहर नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अभी जो आपने कहा सुधार की बात, अच्छी बात है, मैं भी ये चाहता हूँ सुधार होना चाहिए, लेकिन उसको खत्म नहीं करना चाहिए। सुधार का भाई, पुलिस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा आज की तारीख में भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, कौन नहीं जानता है, हर आदमी जानता है। एनडीए भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन उसमें सुधार होना चाहिए, ना कि उसको खत्म करने की बात। अभी जैसे भाई साहब हमारे स्वामी जी ज्ञान दे रहे थे कि मदरसे में पढ़ाया जाता है। अरे स्वामी जी का हम इस्तेमाल करते हैं, दावत देते हैं, आइए मदरसे में और आके ईमानदारी से उसको चेक करिए कि देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है। आप भी सुनिए आकर के, मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि मदरसों में क्या हो रहा है, कहाँ लव जिहाद, कहाँ लैंड जिहाद, कहाँ मतलब किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, कहाँ तालीम दी जा रही है। मैं चाहता हूँ आप आइए, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। मैं आपके साथ चलूंगा और जिस बच्चे ने चाहिए उस बच्चे से सुनिए, खड़ा होकर के सुनाएगा वो। आप पूरी ईमानदारी से आइए, नियत साबुत करके आइए। खामखा में टीवी पर अराजकता फैलाना या सांप्रदायिकता फैलाना ये कहीं का ठीक नहीं है, कहीं किसी हद तक। इसलिए कि हमारा देश गंगा जमनी संस्कृत का देश है। हर 11 कोस पे भाषाएं बदलती हैं, हर 11 कोस पे पानी बदलता है। और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। बिल्कुल, तमाम लोग इस देश के अंदर एक गुलदस्ते की तरह हैं। आप तमाम 52-53 मुसलमानों के, आप बताइए कहाँ इस तरीके की संस्कृति है जो हमारे हिंदुस्तान की है। ठीक है साबरी जी, साबरी जी, मेरा सीधा सा सवाल है, फिलहाल जो जांच के हिसाब से पाया गया है वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 जमीनें हैं, ठीक है।
और दूसरी तरफ बात की जाती है कि जो देश में मुस्लिम हैं वो गरीब हैं, तो क्या ये बोर्ड उनकी मदद नहीं करता? बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सुधार होना चाहिए। जो मुस्लिम गरीब है उनको वक्फ बोर्ड को सरकार दबाव बनाए कि गरीब मुस्लिमों को शिक्षा के लिए बोर्ड पैसा दे। मतलब आप मानते हैं कि इस बोर्ड में भी भ्रष्टाचार चल रहा है? जी मैं चाहता हूँ भ्रष्टाचार खत्म हो। देखिए मैं इस मुद्दे पर मैं सरकार के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ा हूँ कि जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए। बोर्ड के ऊपर दबाव बनाए सरकार कि जो गरीब मुस्लिम बच्चियां हैं या बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, जिनका विकास नहीं हो पा रहा है, उसके लिए पैसा खर्च करे। ये बोर्ड पे आप दबाव बनाएं, ये बोर्ड पे सुधार लाएं। बोर्ड में अमेंडमेंट और खत्म होने का क्या मतलब है? देखिए मेरा विरोध या मेरा नहीं, जो हमारे उलमा है या हमारी जो जनता है मुस्लिम, जो विरोध इसका नहीं कर रही है कि आप भ्रष्टाचार खत्म ना करिए। विरोध इस बात का हो रहा है कि आप सरकार कब्जा करना चाहती है। विरोध इस बात का है। अच्छा, मतलब समस्या इसी बात से है कि सरकार कब्जा करना चाहती है और आप कब्जा देना नहीं चाहते। अरे भाई क्यों, जब प्रॉपर्टी वक्त की है हमारी। नहीं, आप एक तरफ कहते हैं कि संविधान के हिसाब से देश चले, कानून के दायरे में सारी चीजें आए, और अगर कानून के दायरे में आएंगी तो सरकार का तो नियंत्रण बनता ही है। अरे भाई सरकार का अब हम चूंकि वो वाली जिस तरीके से हमारे स्वामी जी कर रहे थे उस अंदाज से हम बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक अपना पेशे के तहत वो मतलब नहीं बोलना चाहते हैं जो स्वामी जी बोल गए, जिसका कोई गलत उसका अंश निकाला जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि देखिए वक्त आज की प्रॉपर्टी नहीं है, और जैसा भी आपने कहा कि जहाँ चाहते हैं वक्त बना देते हैं, तो जहाँ चाहते हैं। देखिए आप जगह मैं खामोश हो गया, मैंने सुना बात। हम चाहते हैं, सरकार को कौन मना करता है, लेकिन जो सरकार कानून बना रही है वो सबके हित के लिए बना रही है, उसमें आपका नुकसान नहीं है। सिर्फ मुस्लिमों को चढ़ाने के लिए बना रही है। अगर ये इसके लिए बना रही होती तो एक सिंह, देखिए तमाम कानून देश में बने हैं। मुसलमानों ने 3 तलाक कानून बना, मुसलमानों ने स्वीकार किया, क्योंकि 3 तलाक का मुस्लिम समाज में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन 3 तलाक स्वीकार कर लिया मुसलमानों ने। ऐसा नहीं है, तमाम कानून सरकार के मुसलमान स्वीकार करता है, लेकिन जहाँ पर नियत नहीं सही होती है वहाँ पे मुसलमान थोड़ा विचलित हो जाता है। हाँ, लेकिन विचलित होना वाजिब भी है। हाँ, लेकिन साबरी जी, अभी आपने कहा कि 3 तलाक वाला कानून आया तो वो मुसलमानों ने स्वीकार किया, लेकिन दूसरी तरफ फिर भी कुछ मामले लगातार आते रहे, कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। देखिए हर समाज में, अभी हम आपको बताएं, अभी हफ्ता भर पहले की बात है, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, 3 मार्च को उस बच्ची की विदा हुई, डॉक्टर थी लड़की। 3 मार्च को, 7 मार्च को फोन घर पे पहुंच गया कि उसकी मतलब बाथरूम में मर गई। क्या मतलब है आप बताइए? देखिए ये तरीके हर समाज में होते हैं, वो कोई मसला नहीं। तलाक का आप चाहे कितना कानून बना लीजिए, लेकिन जो समाज में गंदगी भर जाती है वो बहुत देर से निकलती है भाई साहब, ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो कोई भी समाज हो, हमने बचपन में देखा था हर जगह मेरे हलाला क्या चीज है, हलाला पर क्या बोलेंगे आप आमिर साबिर जी? अरे 3 तलाक से आपने कह दिया मुझसे बात करिए, लेकिन जो हलाला होता है उसके विषय में क्या बोलेंगे? हो जाएगी, बहुत लंबी सुन जाएगी, मत जाइए। मैं तो केवल ये आप कह रहे हैं सामाजिक ये गलत है, तो ये हलाला क्या होता है? फिर हलाला पर क्यों हम यही तो कह रहे हैं, स्वामी जी जिस मुद्दे बात हो रहे इस मुद्दे पर रहिए, बात बहकी है। मुद्दे पर ही हूँ, आप कह रहे हैं 3 तलाक को आपने स्वीकार किया, स्वीकार तब किया जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। आपने उससे भी आंदोलन किए थे, आप उससे भी आंदोलन किए थे, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब उसने आपको स्वीकार किया, और उसके बाद में आप हलाला पर भी बोलिए, आप हलाला पर नहीं बोलिए। हलाला क्यों होता है आपके यहाँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, उससे प्रतिबंध लगाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बारे में तो जानते हैं, हलाला हराम के बारे में क्या जानेंगे? चलिए ठीक है, चंद्रभूषण जी, क्योंकि यहाँ पर जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने साफ तौर पर कह भी दिया कि भैया अभी तो 428 पेज की रिपोर्ट पेश की गई है, ठीक है, अभी से आप इस तरह का हल्ला मचा रहे हैं, और ऐसा कुछ है भी नहीं जो कब्जा करने की बात है, खत्म करने की बात है। देखिए पुष्पेंद्र जी, सरकार और जो नुमाइंदगी जो लोग कर रहे हैं वक्त की तरफ से, हर शहर में बहुत सी बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई, 2-2, 3-3 दिन की मीटिंगें हुई, सबने अपनी अपनी बातें रखी, उसको एक साइड में कंपेन किया गया। और जो रही बात जो लोग विरोध कर रहे हैं, देखिए इनके पास अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अभी देखिएगा कि धीरे धीरे इसमें राहुल गांधी जी आएंगे, अखिलेश यादव जी आएंगे, ओवैसी जी तो पहले आ ही चुके हैं, अभी ये धीरे से ममता जी भी आएंगी। ये लोग कुछ दिन तक आएंगे जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि इनका ये वोट बैंक है, लेकिन ये हित सारी होगा इस समाज के लिए,
देखिए, हम इसलिए ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते कि सरकार और संविधान अपने प्ररूप से चल रही है। वो देख रही है कि किन समाज को किस तरह से किस चीज के लिए क्या परिवर्तन करना है। तो वो जो करेगी वो देश हित के लिए होगा, समाज हित के लिए होगा और भविष्य के लिए होगा। इसलिए उसको थोड़ा समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि वो जो रिपोर्ट पेश की जाएगी जेपीसी की पार्लियामेंट में और फिर उसको बिल बनाया जाएगा, उसमें क्या है और जो बातें शामिल की गई है वो बातें मुस्लिम समाज के नुमाइंदे जो लोग हैं जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया मीटिंग्स में, उन्होंने ही वो बातें रखी हैं और सरकार उनको अडॉप्ट कर रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि बाहर से हम और आप ये दूसरे समाज के लोग। और रही बात जो दूसरे लोग, कुछ दो लोगों को शामिल करने की बात कही गई है, तो ये देश सेकुलर देश है, संविधान से चलने वाला देश है। इसमें अभी साबरी जी कह रहे थे कि डीएमडी अध्यक्ष है वहाँ का जो होता है, ठीक है, यहाँ सेक्रेटरी होते हैं वो भी नॉन मुस्लिम हो जाते हैं, डीएम भी नॉन मुस्लिम हो जाते हैं, अल्पसंख्यक अधिकारी भी नॉन मुस्लिम हो जाते हैं, तो वहाँ तो कोई रोक टोक नहीं है। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है यदि उसके अंदर इसको लाया जा रहा है तो इसको बुरा नहीं मानना चाहिए और देश संविधान से चलता है और जो कार्य हो रहा है वो संविधान के अनुरूप होगा। ठीक है शशांक जी, क्योंकि जब भी मिलन होता है तो दिल्ली में ही होता है, ये तो पता ही है। इंडिया गठबंधन का मिलन भी दिल्ली में हुआ, ठीक है, सभी ने वहीं पर पंचायत लगाई और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, हालांकि हासिल कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको एक साथ ही लड़ाई लड़नी है तो आप एक साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ते? अगर आप एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती और ज़्यादा होगी, ठीक है, और अगर विपक्ष देश में मजबूत होगा, अगर आपके सामने कुछ गलत चीज़ है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ फिर अच्छे से तो उठा सकते हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि आप किसी मुद्दे को लेकर सब एक साथ हो जाते हैं और जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो अलग अलग हो जाते हैं। तो जनता कैसे विश्वास करे? आप देखिए, जनता तो विश्वास कर ही रही है और करती ही है, आगे भी करती रहेगी। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर सभी लोगों की विचारधारा मिलती है, सभी लोगों के विचारधारा नहीं, अगर विचारधारा मिलती है तो चुनाव में क्यों नहीं मिलती? सवाल तो यही है ना मेरा। मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जो सभी प्रकार के विचारधाराओं से मिलती जुलती होती है, तो ऐसे मुद्दे पर सभी को तो एक साथ आना ही होगा। लेकिन चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ी जाती है, राष्ट्र सेवा के लिए लड़ी जाती है, अपने नेता को स्थापित करने के लिए लड़ी जाती है। तो इस अवस्था में वहां पर मतभेद और मनभेद दोनों ही हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हर वाकया का अलग अलग अस्तित्व होता है और अस्तित्व के अनुसार गठबंधन बनता और बिगड़ता रहता है। शशांक जी, आपके नेता वक्फ बोर्ड के लिए आवाज उठाने जंतर मंतर आ गए, लेकिन आरएसएस से पुराना आपका सेवा दल, उसको जीवित करने के लिए आपके जो नेता हैं वो बात नहीं करते कि भैया एक समय पर सेवा दल था, खैर आज भी है लेकिन लुप्त है, लोगों को जानकारी नहीं है, ठीक है, आर्मी जैसा अनुशासन था, सब कुछ था, आप उसके लिए बात क्यों नहीं करते कि भैया सेवा दल को दोबारा जीवित किया जाए? सेवा दल जीवित ही है और देश के अंदर है, क्रियाशील है, गतिशील है, देश के सेवा में निरंतर प्रयत्नशील है। यह कांग्रेस सेवा दल जो है अतीत नहीं हुआ है, यह आज भी उसी ऊर्जा और क्षमता के साथ जनता के बीच है जिस ऊर्जा और क्षमता के साथ इसका गठन वर्ष 1923 में किया गया था। और प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने जो मार्ग कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से स्वयंसेवकों को दिखाया वह आज भी देश में सर्वव्याप्त है। कांग्रेस सेवा दल को आगे नहीं बढ़ा पाई, लेकिन बीजेपी हमेशा संगठन के साथ चलते रही और संगठन आज मजबूत स्थिति में है। अशोकानंद महाराज जी, क्योंकि वक्फ बोर्ड है, ठीक है, और किसी भी संपत्ति पर वो अपना कभी भी दावा ठोक देते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया
ठीक है, तो क्या आपकी तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की गई कि भैया सनातन बोर्ड भी होना चाहिए? जी, सनातन बोर्ड की मांग की जाती रही है। पहले की सरकारों में कभी सुनने की बात नहीं कही, लेकिन जो सरकार है वो सभी का दर्द समझती है और इसी प्रकार से सनातन धर्म की संसद है जो कार्य कर रही है और सनातन बोर्ड के गठन की भी बात कर रही है। लेकिन उसमें ऐसा कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि हिंदुत्व जो है वो शांति प्रिय समुदाय है। और इसी प्रकार से जैसे भैया कह रहे हैं, अभी मेरे भैया ने कहा, चंद्रभूषण जी ने, कि सरकार का जो संविधान के प्रति जो रुख है वो बहुत अच्छा है और वो संविधान के दायरे में ला करके सारे कार्य कर रही है। तो जब संविधान को ये सभी मुस्लिम भाई मानते हैं तो संविधान पर इतना शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून बन रहा है और वो सबके लिए बन रहा है। क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीनों से गरीब मुसलमानों को तो कोई लाभ होता नहीं है, उसके जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वही सब लोग उस पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं या अपने कब्जे में रखते हैं। तो गरीब मुस्लिमों को कोई फायदा इसका होता नहीं है। और आप देखते हैं कि कुछ चंद लोग हैं जो नेतागण हैं, मुस्लिमों के नेतागण बनते हैं, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वही धरने पे बैठे हैं। इसमें गरीब मुस्लिम तो कोई आपने देखा नहीं होगा कि वहां पर जाके वो बैठा हो या उन्हें किसी बात का कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें एक राजनीतिक साजिश भी है और राजनीतिक चालें भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आमिर साबरी भाई है, मैं उनको कहूंगा कि भारत देश जो है वो विविधताओं का देश है, इसमें सबको मिलके रहना है। भारत विश्व में जब सब धर्म खत्म हो जाएंगे लेकिन भारत में हर धर्म जिंदा रहेगा। तो आपको कानून का सम्मान करना चाहिए, सरकार के फैसले का सम्मान करना चाहिए। हाँ, कुछ त्रुटियां हैं जिनको विपक्ष और पक्ष बैठ करके पूरी करेगा। वो अभी केवल एक प्रकार से संशोधन लाया गया है कि भाई इस प्रकार से करना है, उसको लागू नहीं किया गया है। लेकिन इन्होंने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया। कारण है कि मन में चोर है और मन में जब चोर होता है तो व्यक्ति पहले ही चिल्लाना शुरू कर देता है। अभी तो कानून आया भी नहीं है। इसी प्रकार से जैसे आप देखते हैं कि कुछ जो मौलाना हैं, हमने कई मौलानाओं को सुना, वो भारत माता की जय के जो नारा है उसको भी मना करते हैं बच्चों को लगाने के लिए, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो मैं ये कहूंगा आमिर साबरी जी, हम लोग लोगों को, हम और आप जो हैं देश के समाज सुधारक बने। इन नेताओं की बातों में आकर के हमें आपस में वैमनस्य नहीं फैलाना चाहिए और हमें चाहिए कि हम कानून का स्वागत करें। और आप भी टीवी के माध्यम से ये संदेश सभी को दें कि आप सब लोग बढ़िया तरीके से अपना इसका स्वागत करिए। और वक्फ बोर्ड जब बनेगा वो जमीन छीनने की तो बात ही नहीं कर रहे, केवल संशोधन की बात कर रहे हैं ताकि उसमें गरीबों को भी हक मिल सके। और एक जो एक प्रकार से बिल्कुल भ्रष्टाचार है जो फैला हुआ है उसको खत्म किया जा सके, या जितनी जमीनें हैं उनका हक उनको लौटाया जा सके, गरीब लोगों को भी उनका लाभ हो सके और देश में विकास की बात होती रहे और बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी उससे। तो आप इसका विरोध मत करिए, आप उन लोगों से संदेश दीजिए कि वो विरोध ना करके इसके सहयोग में आए। हाँ, कुछ त्रुटियां उनको दूर करा जा सकता है। भाई न्याय, आप संविधान की बात करें तो इसमें जितनी भी 4-5 बातें हैं जो संविधान के दायरे के लिए कही गई हैं कि मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, न्याय में जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट जांच हो सकती है। तो इसमें इतना शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। और आपसे मेरा ये कहना है कि आप जो मुस्लिम भाई हैं उनसे ये अपील करें, अपने स्तर पर करें, छोटे स्तर पर करें, बड़े स्तर पर भी बात चली जाएगी कि उनको शिक्षा की तरफ अग्रसर करें, भारत के विकास की तरफ अग्रसर करें, भाईचारे की तरफ अग्रसर करें, भाई को भाई कहें, भाई को चारा ना बनाएं। इतना हमारा कहना है आपसे। और सभी लोगों को साथ रहना है, ना हिंदू तो खत्म हो सकता, ना मुस्लिम खत्म हो सकते। तो ये तो नेताओं की लड़ाई है, इस लड़ाई से आप थोड़ा बचें और उन नेताओं को भी नसीहत दें कि आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस प्रकार की जो बातें करते हैं उन पे थोड़ा रोक लगाएं। ये हमारा आपसे कहना है। और वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो आएगा और ऐसा नुकसान वो खत्म नहीं किया जा रहा है। उनको लग रहा है कि खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें संशोधन कर रहे हैं, केवल इतना तो समझना चाहिए। जी और दूसरा, अगर हम आसपास को देखें, जो आसपास में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मैं अगर अपनी बताऊं, मतलब जब से मैंने समाज में लोगों को जानना शुरू किया है तो जमीन थी, सबके पास थी, और अगर कोई जबरदस्ती जमीन बेचकर गरीब बन जाए तो उसमें कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी की बात यह है कि देखिए, जब शिक्षा नहीं होगी और लोगों का सही कार्य नहीं होगा और सही से लोग अपने कार्यों को नहीं करेंगे और ज्यादा संतानें होंगी
तो वो खर्चे भी बढ़ेंगे, और जब खर्चे बढ़ेंगे तो फिर जमीन बेचनी पड़ेगी, और जमीन बेचेंगे तो गरीब होंगे। क्योंकि शिक्षा रहेगी तो लोग अच्छे पदों पर नियुक्त होंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे, और जमीन बेचने के फिर खरीदने की आवश्यकता रहेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे मानसिकता है, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम मेरे भी मित्र हैं, बहुत भाई हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, विकास में लेके आ रहे हैं, और उनको शिक्षा दे करके अच्छे पदों पर आसीन किया है, और वो लोग इन सब चीजों से दूर हो गए हैं क्योंकि शिक्षा का है। क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि कबाड़ी का काम कर लेगा, सब्जी बेच लेगा, फल बेच लेगा, इस तरह की मानसिकता से लोग बच्चे पैदा करते हैं, और आप अपने खर्चों को देखते नहीं। तो जब बच्चे ज्यादा होंगे तो जनसंख्या ज्यादा होने के साथ साथ में ठीक है महाराज जी, ठीक है साबरे जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अनपढ़ हैं, देश की सेवा में भी आगे हैं, ठीक है, और काफ़ी ऊंचे पदों पर भी हैं। आखिर ये जो कारण है कि अगर हम कहीं पर देखते हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना, कि अगर हम देखते हैं कहीं पर अगर कोई पंचर लगाने की भी दुकान है तो वो आखिर क्यों, मतलब मुस्लिम लोग ही ज़्यादातर मिलते, तो आखिर क्या कारण है इस चीज़ का, कहाँ पर कमी आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी बात कही भाई साहब आपने। देखिए, एक बात पहले तो हम इनके स्वामी जी की बात का जवाब दे रहे हैं, जिन्होंने क्या गरीब मुस्लिमों की गरीबी मिटाने के लिए आपको 2 उदाहरण हम लखनऊ के दे रहे हैं। बहुत प्रदेश, उत्तर प्रदेश तुम्हारा बहुत बड़ा है, सिर्फ लखनऊ के 2 उदाहरण दे रहे हैं कि हुसैनाबाद ट्रस्ट डीएम के हाथ में है, इसका अध्यक्ष डीएम होता है, और चौक में एक दारू छपा है, उसके कमिश्नर हैं, और दोनों जगह की स्थिति आप जाके देख लीजिए, किसी गरीब के पास 2 इंच जगह नहीं है। 500 स्क्वायर फीट, 1,000, 2,000 स्क्वायर फीट पे लोग दुकानें बनाए हुए हैं और लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं और सरकार को दे रहे हैं, और सरकार का मतलब सरकार को नहीं पहुंच रहा है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि सब अधिकारी खा रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है, आप बताइए। अब आ जाइए, जो बात आपने मुझसे सवाल करा था कि पंचर, देखिए आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जब देश का बंटवारा हुआ तो मैं समझता हूँ कि जो बहुत पढ़ा लिखा तबका था वो सब चला गया था, बहुत यहाँ कचरा पेटी बचा था हिंदुस्तान के अंदर। मैं कहने में कोई संकोच नहीं है, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। आज फिर भी मुसलमानों की स्थिति बहुत अच्छी है, शिक्षा के माध्यम से विकास भी हुआ मुसलमानों का और शिक्षा भी आई, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक पंचर की बात है या बिजली गिरी की बात है, आप देखिए बहुत बड़ा तबका इसमें है, कोई दो राय नहीं। वो उसका अपना ये है कि उस भीख नहीं मांगेगा, पंचर बना के रोटी खा लेगा। अब एक एक बच्चे जो पढ़ाई नहीं, जिनके सरों से बाप का साया उठ गया या जो मर गए घर से, अकेला बच्चा है, वो बहुत मैंने देखा है, मैं भी क्योंकि सड़कों पे घूमते ही रहता हूँ, तो बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे पंचर बना रहे हैं, बहुत मासूम बच्चे गुम्मेड हो रहे हैं, देख के बहुत तकलीफ होती है। मैं आपको बताऊं कि ये उत्तर प्रदेश ही पूरे देश का हाल है, और अगर आप उधर चले आएंगे तो दलित समाज का, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उधर चले आएंगे तो दलित समाज का 20 से 72 हाल है। मैंने जब उड़ीसा गया हूँ भाई साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा, आंसू आ गए कि जिस तरीके से मैं बचपन में फिल्मों में देखता था कि एक गमछा यहाँ महिलाएं लपेटनी और एक गमछा नीचे लपेटनी है, इनको मैंने असलियत में उड़ीसा के अंदर देखा है, तो मेरी हैरतों का ठिकाना नहीं था भाई साहब, ये समझ लीजिए। तो देश बहुत बड़ा है और ये हालत देश में लगभग आपको 50% तो मिल ही जाएगी। लाख बहुत अच्छा हमारा देश हो गया है, सारे विकास हो रहे हैं, सब कुछ शिक्षा हो रही है, लेकिन ये हालत आपको हर प्रदेश में थोड़ी बहुत मिलेगी। ठीक है, और उधर जब साबरी जी तो बहुत ज्यादा मिल जाएगी। साबरी जी, 12,70,000 केस जो देश के राज्यों में अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं वहां पर पेंडिंग है, और 18,000 वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। तो अगर ये इतने केस पेंडिंग रहेंगे तो कैसे? तो इसको भाई साहब, इसका सोल्यूशन है ना, ट्रिब्यूनल बना करके जल्दी जल्दी इसके केस खत्म किए जाए। भाई जो सरकार का है या जिसका जनता का है वो जनता को दे दिया जाए, जो वक्फ का है वक्फ, ऐसा तो है नहीं किसी पास कागज नहीं होंगे। भाई मान लिया अगर वक्फ के पास कागज है, वक्फ बोर्ड के पास, तो उसको दे दिया जाए, अगर जनता के किसी व्यक्ति के पास कागज है तो उसको दे दिया जाए। ये तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये तो मसला देगा कौन, देगा कौन? शरीर में अगर कोई बीमारी होती है भाई साहब, अगर उंगली खराब हो जाएगी तो उंगली काटी जाएगी, गर्दन नहीं काट दी जाएगी। ठीक है, लेकिन साबरी जी मेरा सवाल यही है, ये जो आप बोल रहे हैं कि करने के तरीके भी हैं। हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं कि जिसका हक है उसको दे दिया जाए, लेकिन देगा कौन? सवाल तो यही है। अरे अदालत देगी, न्याय देगा, न्यायालय देगा। तो यही तो सरकार संशोधन कर रही है, जो अभी तक आप अगर अर्जी भी देते थे तो वक्फ बोर्ड में ही देते थे, फैसला भी वही करता कि जमीन किसकी है। जेपीसी कमेटी बनी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, और इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के जो सदस्य थे वो तमाम जगह गए, तमाम जगह उनको उधारें दी गई, लेकिन वो उठा के सब डस्टबिन में डाल दी गई, अभी उस पर चर्चा ही नहीं हुई है, ये भी आप समझिए। तो कुल मिलाकर के जब नियत साफ होती है तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं, और जहाँ नियत में फितूर होता है, नियत गड़बड़ होती है, वहाँ विवाद अपने आप उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती वैसा। ठीक है चंद्रभूषण जी, बहुत समय ज्यादा दीजिए, मुझे निकलना है थोड़ा सा।
चंद्रभूषण जी, क्योंकि अभी मैंने बताया 70,000 12,70,000 तो जो देश के अलग अलग राज्य के वक्फ बोर्ड हैं वहाँ पर पेंडिंग है, 18,000 के करीब जो मेन वक्फ बोर्ड है उसमें पेंडिंग है। अभी साबरी जी कह रहे हैं कि जिसको हक देना है वो सरकार अदालत तय कर दे, लेकिन सरकार तो यही संशोधन कर रही है कि कोर्ट में अर्जी दी जाए, कोर्ट फैसला करे आगे के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो वक्फ बोर्ड में ही चीजें होती थी, अगर उसने बोल दिया तो ही वापस जमीन उनको दी जाती थी अगर वो सहमत है तो। देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड था ये पर्सनल लॉ बोर्ड के अंतर्गत ये लोग काम कर रहे हैं, और अब जो सरकार इन लोगों को कानून के दायरे में ला रही है उससे घबराहट है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि कागज ढूंढ ले, जिसका जो कागज हो उसको प्रॉपर्टी दे दे। जो कागज ढूंढने की बात अमित शाह जी ने कही थी वो कागज इन लोगों ने ढूंढ लिए हैं और अब कागज दिखाने के लिए तैयार है। तो जो कागज इन्होंने ढूंढ लिए हैं, जिससे कागज होंगे उसको जमीन मिल जाएगी। और जिन्होंने नकली कागज बनाए, किसी का कब्जा किया, क्योंकि वक्फ का मतलब यही कहता है कि कोई जमीन अपनी या जायदाद XYZ जो कुछ है अल्लाह के नाम पर दान कर देता वक्त कि भाई ये कस्टोडियन अल्लाह हो गए, ठीक, ईश्वर हो गया। तो जब वो ईश्वर और अल्लाह का हो गया तो उसका मालिक तो जनता होती, वो जनता अपने आप उसके साथ काम करती। लेकिन ये लोग कानून को नहीं मानना चाहते। जिस दिन ये कानून के अनुसार चलने लगेंगे उस दिन ये लोग पटरी पर आ जाएंगे, लाइन पर आ जाएंगे, और जो देश में अराजकता फैलती है, वोट बैंक की राजनीति की जाती है, वो ये कहता है कि मेरा वोट है, ये मेरा वोट है, ये 5%, 10%, ये सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है। आने वाले दिनों में ये देखिएगा, जब ये वक्फ बोर्ड का बिल आ जाएगा और लागू हो जाएगा, इसके अनुसार प्रक्रिया चलने लगेगी, तो धीरे धीरे जो इनके अंदर का परिवर्तन है वो दिखाई देगा। ठीक है। और इस देश की जो पार्टियां मुस्लिम समाज को लेकर राजनीति कर रही है, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। उनको ये समझ में नहीं आएगा कि हमारा वोट बैंक बचा क्या है, हम किस वोट बैंक के लिए राजनीति। ठीक है, ठीक है। शशांक जी, MP वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं सनवर पटेल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है और ये जो फिलहाल धरना प्रदर्शन कर रहा है ये किसी काम का नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी समाज को बांटने का काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने सभी प्रकार के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश में एक ही रही है कि हमें न हिंदू न मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसे प्यारा वो हिंदुस्तान चाहिए। हम किसी धार्मिक ग्रंथ को नहीं, देश के संविधान को मानते हैं। इस विचारधारा से कांग्रेस पार्टी ने इस देश को स्वतंत्रता काल से चलाने का काम किया है। इसलिए कोई अगर यह कहता है कि कांग्रेस पार्टी वोट की राजनीति करती है या कांग्रेस पार्टी किसी खास समुदाय के लिए काम करती है, यह गलत है। अच्छा, शशांक जी, अगर वक्फ बोर्ड, शशांक जी, अगर विरोध करेंगे समर्थन, राहुल गांधी विरोध करेंगे इसका कि समर्थन करेंगे? पहले इस पर चर्चा करवाई जाए और चर्चा में जब सभी प्रकार की बिंदुओं का स्पष्टीकरण सामने आ जाता है उसके बाद ही समर्थन या विरोध होता है। सिर्फ नाम से समर्थन नहीं होता। चलिए ठीक है शशांक जी, आप खुद ही बता दीजिए, आप अपना बता दीजिए, राहुल गांधी जी का बाद में पता चल जाएगा। आप बता दीजिए, वक्फ बोर्ड कभी भी किसी भी जगह का दावा ठोक देता है कि भैया ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ठीक है। अभी महाकुंभ का भी सुना था, वहां पर जो प्रयागराज के सरताज रहने वाले उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो 54 बीघे जमीन है ये वक्फ बोर्ड की है, उसी जमीन पर मेला लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या ये ठीक है, आप समर्थन करते हैं इस बात का? देखिए, दावा करने से कोई संपत्ति किसी की नहीं हो जाती है, बल्कि उस दावे को सिद्ध भी करना होता है और सिद्ध करने का काम दोनों पक्षों का होता है। इसलिए सिर्फ दावा करना मात्र किसी संपत्ति के स्वामित्व का साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। ठीक है महाराज जी,
क्योंकि अभी मैंने पहले आपसे पूछा भी, क्योंकि सनातन बोर्ड की भी काफी दिनों से मांग चल रही थी, ठीक है, और मांग एक इसलिए भी बन जाती है कि जब दूसरा समुदाय वक्फ बोर्ड को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं, कहीं भी उनकी जमीनें निकल जाती है, और दूसरा महाकुंभ हुआ वहां पर भी उनकी जमीन निकल गई, तो यहाँ पर एक बात ये भी आ जाती है कि हमारे कितने मंदिर हैं, ठीक है, पूरे देश में जो नियंत्रण है सीधा सीधा सरकार का है, तो इसी तरह वक्फ बोर्ड पर भी अगर नियंत्रण रहे तो आखिर क्यों, समझ में नहीं आ रहा। जी देखिए, सभी जो मंदिर हैं, जो मुख्य मंदिर हैं हमारे भारतवर्ष के, वो सभी सरकार के अधीन आते हैं और सरकार के संविधान के दायरे में चलते हैं, और वहाँ पर सभी की नियुक्ति होती है, तरीके से कार्य होते हैं, क्योंकि वो सरकार के अधीन है। और कभी हिंदुत्व ने ये मुद्दा उठाया ही नहीं कि उनका मंदिरों पर कब्जा क्यों है। लेकिन किसी मस्जिद पर आप देखिए गवर्नमेंट का कब्जा नहीं है, किसी भी सरकार का कब्जा नहीं है, कहीं भी पूरे देश में चले जाइए। तो जो ये मनमानी हो रही है, जो हिंदुत्व के लिए सनातन बोर्ड की जो मांग है, वो अब थोड़ा उठने लगी है, क्योंकि एक उम्मीद जागी है कि कोई कर सकता है। पहले उम्मीद नहीं थी, ना कांग्रेस की सरकार में उम्मीद थी, ना सपा की सरकार में उम्मीद थी। तो जो महाराजों को, जो महामंडलेश्वरों को, जो मठाधीशों को जो एक थोड़ा संबल मिला है, वो इस बात से मिला है कि कोई करने वाला है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं या जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक तपस्वी रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री वो भी तपस्वी रहे हैं। तो उनके आधार पर उनकी एक आस जगी है कि सनातन धर्म बोर्ड का जो गठन है वो हो जाएगा। और उसी प्रकार से, क्योंकि गठन की इसलिए कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि कभी किसी ने अवैध रूप से कब्जा नहीं किया, कभी अवैध रूप से किसी को सताया नहीं गया, कभी किसी की जमीन लेकर मंदिर नहीं बनाया गया। क्योंकि अब यहाँ इस्लाम के लोग कहते हैं कि किसी का हक मारना हराम है, तो लेकिन अब यहाँ देखते हैं वक्फ बोर्ड में तो सारी चीजें हराम हो रही हैं। तो ऐसा एक विषय है कि सनातन धर्म के जो लोग हैं वो शिक्षित लोग हैं, और वो शांति प्रिय लोग हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये केवल हिंदुस्तान में और कुछ मुस्लिम कंट्रियों की बात करते हैं, और जो भारतवर्ष के मुसलमान ये बात कर रहे हैं, इनको तो बाहर की जो कंट्रियां हैं मुस्लिम को मुस्लिम ही मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये अपने आप को ज्यादा से ज्यादा और जनवाने में लगे हुए हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शिक्षा पर बोलते नहीं है, जो नाबालिग बच्चे हैं, बड़ा दुख होता है उनको देख करके, वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। तो जो सनातन धर्म बोर्ड है, अभी अपने अपने लोगों ने ट्रस्ट बनाए हुए हैं और अपने अपने ट्रस्ट में अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक धर्म का ठेकेदार होता है और वही ठेकेदार सबको मूर्ख बनाता रहता है। ठीक है सर, तो इस प्रकार से जो सनातन धर्म का विषय है, वो सनातन धर्म की बोर्ड की हम मांग कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जो दोनों डबल इंजन की सरकार है, ये हमारे कार्य को जरूर करेगी। और अभी कुंभ में ये नतीजा आपने देख लिया कि पूरा विश्व इस बात का कायल हुआ कि जो आयोजन हुआ वो बहुत भव्य दिव्य और महाकुंभ जो बना, वो पूरे विश्व में उसकी चर्चा है। बिल्कुल शशांक जी, क्योंकि एक तरफ आपके जो नेता हैं वो अब इस बिल के विरोध में हैं, दूसरी तरफ अभी, क्योंकि मुझे एक बात याद आ गई, जो आपके सैम पित्रोदा हैं, उन्होंने कहा था कि भैया अमेरिका में विरासत टैक्स चलता है, अगर कोई आदमी मर जाता है या किसी संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता, उससे सरकार अपने अंडर में ले लेती है, ठीक है, और जो व्यक्ति मर जाता है उसकी 40% संपत्ति अपने अंडर में ले लेती है। और यहाँ पर सरकार को तो लोग देना नहीं चाहते, वक्फ बोर्ड को सीधा सीधा सरकार का हक नहीं बनता। देखिए, यह देश संविधान से चलता है, और संविधान में अगर ऐसी व्यवस्था किया जाता है, देश की विधि व्यवस्था में ऐसा उपाय किया जाता है कि संपत्तियों को सरकार के समर्पित किया जाए, तो हम लोग समर्पित करने के लिए भी तैयार रहेंगे। इससे कोई प्रकार का आपत्ति नहीं है हमें, और ना ही हमारे कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार की आपत्ति होगी। चलिए ठीक है शशांक जी, बाकी तो मुद्दे चलते रहते हैं और कांग्रेस को भी कब कब आपत्ति होती रहती है ये भी पता चलता रहता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो दिल्ली जंतर मंतर में अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ, विधेयक के खिलाफ जिस तरीके से कई दल भी अब शामिल हो चुके हैं और समर्थन में उतर आए हैं, हालांकि अभी तक जगदम्बिका पाल ने साफ कर दिया है कि अभी 428 पेज की रिपोर्ट पेश की गई है, ठीक है, अभी तो लागू भी नहीं किया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया।